नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। कहते हैं नारी तू नारायणी। हमारे इस देश में, दुनिया में सृष्टि की जननी है नारी। उसकी महत्ता आज के समय में बहुत बढ़ी है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है नारी। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर मैं नोएडा शहर से जुड़ी हुई 3 ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू कराता हूं, जिन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर समाज के लिए ऐसा काम किया है जो उनकी एक अलग छवि बनी है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मंजू शर्मा जी से, जो गवर्नमेंट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रिंसिपल रही हैं और इस समय आगरा में जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष हैं। मंजू जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। आपका नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। इनके साथ साथ रश्मि पांडे जी हैं, जो गौतम बुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्ष हैं। और आपने देखा होगा बिल्डर बायर का जो इश्यू हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रश्मि जी ने। खासतौर पर जो लिफ्ट का अभी एक्ट बना है, उसमें एक जनता के अधिकार की जो बात होती है, जब भी उठती है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रश्मि जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक हमारे साथ हैं शालू गोयल जी, जो नोएडा सेक्टर 34 में अपना घर सेंटर है, उसकी उपाध्यक्ष हैं। और वहां पर 300 महिलाएं हैं जो मानसिक रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भेजा गया है। और वहां पर उनकी देखभाल करना, उनके जैसे वो स्वस्थ होती हैं उनको उनके घर तक पहुंचवाना, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शालू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चर्चा शुरू करते हैं मंजू जी से। मंजू जी, आप अपने जी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि ऐसे परिवार से आए, आपने शिक्षा का जो पेशा चुना, और शिक्षा को ये माना जाता है कि किसी भी समाज में बदलाव के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और बहस भी चलती रही है कि महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। और आपने चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो औरों के लिए प्रेरणादायक है, तो घर परिवार में शुरुआती दौर में जो आपका परिवार रहा, बचपन जो बीता, उस हिसाब से आप शिक्षा के क्षेत्र में आई, वो अपनी कहानी जरा हमारे दर्शकों को बताइए जी। जी प्रणाम सर। अ, सर मैं बताऊं कि मेरे जीवन के 3 आयाम हैं। जी। प्रथम मेरी शिक्षा और मेरे बाबूजी और मेरी अम्मा। हाँ। मेरे जीवन का दूसरा पड़ाव मेरा गृहस्थ जीवन, हम्म। मेरे पति अनुराग शर्मा और मेरे बच्चे। जी और मेरे जीवन का तीसरा पड़ाव मेरी सरकारी सेवा के 38 वर्ष जी जी और 10 वर्ष नोएडा शहर के लिए। जी जी। तो मैं अपने जीवन की जो यात्रा है मैं बताना चाहूंगी कि सर्वप्रथम मेरी जो शिक्षा हुई उसमें मेरे बाबूजी का, मेरी अम्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम्म। वैसे किसी भी बालक के जीवन में, किसी भी बालिका के जीवन में माता पिता का योगदान तो हम्म। सर्वविदित है। हम्म। लेकिन मेरे बाबूजी और मेरा पैतृक गांव हम्म। चंबल नदी के किनारे बेहड़ में बसा हुआ मेरा गांव, हम्म। जहां पर लड़कियों को पढ़ाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता था। हम्म। मेरे बाबूजी के सामने बहुत विषम परिस्थिति थी। हम्म। मेरे जो भाई बहन थे वो 5 थे। जी जी तो जी। गांव के लोग कहते थे कि ये अपनी बच्चियों को पढ़ा के क्या तहसीलदार बनाएंगे। तो हम्म। बाबूजी कहते थे कि नहीं, हमारी बच्चियां तहसीलदार नहीं, उससे ऊपर पढ़ेंगी। हम्म। और सभी से विरोध लेकर बाबूजी ने हम्म। 1970 में पांचों भाई बहनों को लेके आगरा आ गई। हम्म। और चूंकि मेरे बाबा की अकेले संतान थे मेरे फादर, हम्म। इसलिए मेरे बाबा गांव में रहते थे। गांव एक बेहड़ का गांव है जिसका हम्म। नाम है तहसील बाह में एक पारना गांव है। हम्म। तो वहां पर मेरी अम्मा को बाबूजी ने बाबाजी की सेवा के लिए रखा और खुद हम्म। पांचों भाई बहनों को लेकर वो आगरा आ गए। हम्म। और अकेले ही सभी भाई बहनों को शिक्षा दी और उच्च शिक्षा प्रदान की। हम्म। मेरी सभी भाभियां, मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें आज प्रोफेसर हैं। हम्म। और हमारे घर को एक मिनी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है आगरा में। वाह। मेरे बाबूजी दरोगा की नौकरी हम्म। छोड़कर और एक कृषि अध्यापक के रूप में आ गए थे अपनी लाइफ में, क्योंकि हम्म। उनको ये मालूम था कि यदि मैं दरोगा रहा तो निश्चित रूप से वो आज एसपी या डीआईजी की पोस्ट से रिटायर होते। लेकिन हम्म। उन्होंने उससे त्यागपत्र देकर
और वो एक कृषि अध्यापक बन गए और उन्होंने अकेले ही हम सभी पांचों भाई बहनों को पढ़ाया और आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। मेरे बड़े भाई प्रो वाइस चांसलर हैं, मेरी भाभियां सभी प्रोफेसर हैं, मेरी दीदियां प्रोफेसर हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे जीवन में, मेरी शिक्षा में मेरे बाबूजी का, मेरी अम्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा। और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया बहुत, डीलिट किया है मैंने, MA MPhil PhD डीलिट एमएड। और मैं उत्तर प्रदेश की राजकीय महिला में मुझे सम्मानित भी किया गया कि मैं प्रथम महिला डीलिट रही। जी जी। तो निश्चित रूप से इसमें बाबूजी का, मेरी अम्मा का बड़ा सहयोग रहा। मेरे बाबूजी कहा करते थे, क्योंकि मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां रहती थी तो वो यदि सर्विस के लिए इंटरव्यू भी देने जाती थी तो या तो उनके भाई जाते थे या उनके पिता जाते थे। तो मेरे बाबूजी कहते थे, नहीं, तुम लोगों को पढ़ा लिखा दिया है, इसका मतलब ये है कि आत्मविश्वास आना चाहिए। और जब भी बाहर निकलो तो आंखें दो नहीं बल्कि 10 आंखें रखो, आगे पीछे दाएं बाएं आमने सामने। उन्होंने हमेशा हमको प्रेरित किया। मैं कभी कभी कहती थी कि 22 वर्ष की उम्र में मैंने बड़ा संघर्ष किया, 22 वर्ष तक मेरी कोई नौकरी नहीं लगी। तो मैं बाबूजी से कहती थी कि बाबूजी, इतना पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी नौकरी के उसमें यात्रा में अभी अच्छी नौकरी नहीं लगी। वैसे तो मैं 20 साल की उम्र में ही मैं आर्य बन गई थी और मैंने बहुत काम किया, लेकिन मुझे जो प्रॉपर एक प्रोफेसर की नौकरी चाहिए थी, क्योंकि 1985 में मैंने IAS प्री क्वालिफाई किया था। तो मैंने अच्छा। फादर से कहा था कि मुझे ट्रेनिंग, जी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दिल्ली में आप कोचिंग के लिए भेज दीजिए। तो वो कहा करते थे कि नहीं, महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में सबसे अच्छी नौकरी प्रोफेसर की है, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर होना। तो फिर ठीक है, बाबूजी का ये अपना तारतम्य चलता रहा और मैं प्रोफेसर भी हो गई 22-23 साल की उम्र में। तो इससे पहले मैं बाबूजी से कहती थी कि बाबूजी क्या करें, अब तो हिम्मत हारने लगी हूँ कि 22 साल में नौकरी नहीं लगी। तो वो कहा करते थे, एक उनका स्लोगन मुझे याद है, एक शेर मुझे याद है जो कि मैं अक्सर गुनगुनाया करती हूँ। वो कहा करते थे कि हार न माने मन तो कोई हार नहीं होती, हार न माने मन तो कोई हार नहीं होती, और हिम्मत से ऊंची कोई दीवार नहीं होती। वाह, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। जी। बाबूजी के ये प्रेरणादायक ये शब्द मैं गुनगुनाती हूँ अक्सर। और मैं पहले भी कहती थी बाबूजी से, बाबूजी ये बताओ कि सब कुछ ठीक है, फिर नौकरी के बाद किस तरह से जीवन चलेगा। तो वो कहते थे कि नहीं, सब चलेगा और मंजिल भी तुम्हें अपने मन के मुताबिक मिलेगी। तो एक शेर बाबूजी के सामने मैं भी पढ़ती थी कि मंजिल तक पहुंच सकूंगी क्या, यह भी तो मुझको ज्ञात नहीं। मंजिल तक पहुंच सकूंगी क्या, यह भी तो मुझको ज्ञात नहीं, और जीवन की दुर्गम पगडंडी तय कर लूंगी, विश्वास नहीं। बहुत तो सुंदर। फादर का उत्तर होता था, फादर का उत्तर होता था बाबूजी का मेरे का, कि अपने मन का विषाद खोकर तुम शक्ति का संचार करो, अपने मन का विषाद खोकर तुम शक्ति का संचार करो, और मंजिल क्या, मंजिल की मंजिल तय कर लोगी, विश्वास करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो निश्चित रूप से बाबूजी मेरे बहुत त्याग की मूर्ति थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हम सब भाई बहनों के लिए। और मैं सेकंड आया मेरे जीवन का है कि मैं गृहस्थ जीवन में आई और मेरे पति अनुराग शर्मा का बहुत बड़ा सहयोग मिला। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार यहाँ के तत्कालीन जो ADM थे, आदरणीय बच्चू सिंह जी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अभी तक तो ये सुना है कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है उन्नति में, लेकिन यहाँ तो मंजू जी, आपकी उन्नति में आपके पति अनुराग जी का हाथ है। तो निश्चित रूप से मेरे पास शब्द नहीं है मेरे पति के सहयोग के लिए या मेरे बच्चों के सहयोग के लिए। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैं जब सर्विस काल, जो 38 वर्ष मैं सर्विस की बात कर रही हूँ, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी क्योंकि दो बहनें हमारी और भी अपनी बात बिल्कुल, कहेंगी। तो मैं बिल्कुल। बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं नोएडा शहर में आई और मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, मैं यहाँ पर रीडर भी रही, मैं यहाँ प्रोफेसर भी रही, और मैं यहाँ UG की प्रिंसिपल भी रही और PG की भी प्रिंसिपल रही। जी जी जी। तो यहाँ नोएडा शहर के आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा इस महाविद्यालय को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने में। और आदरणीय सांसद जी का, आदरणीय विधायक जी का, नोएडा अथॉरिटी का, मेरे महाविद्यालय के प्रोफेसर्स का, यहाँ के विद्यार्थियों का बड़ा सहयोग रहा। आप तो इसके साक्षात प्रमाण हैं कि जी जी। महाविद्यालय को मैंने बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और अपने सभी साथियों का। जी।
हाँ आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बस और एक, क्योंकि सहयोग के अब लिए। उसके बाद दूसरा नंबर रश्मि जी का होगा। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ जी मंजू जी, जी कि शिक्षा के जी जी क्षेत्र में जितना कैरियर रहा आपका, आपने जो बताया, उसके उस दौरान का कोई ऐसा वाक्य आपको याद है जो आपके सामने एक ऐसा बच्चा भी खड़ा हो गया जो आपने उसको पढ़ाया था उस समय, और उसके बाद वो किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचा हो, और उसके बाद आपको बड़ा अलग लगा हो कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आके एक बड़ी उपलब्धि है। जी। जी 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 सर। जी सर, मेरे जीवन के कई उदाहरण हैं। हम्म। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि हम्म। एक कई बच्चे हैं। एक हम्म। बहुत संक्षेप में बात बताऊंगी कि जी जी। एक बच्चा कोई बेगम था, हाँ। और मैं इटावा में पोस्टेड थी, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हम्म। इतना पैसा देकर वो पढ़ सके, इवन देन वो फीस भी जमा हम्म। मैं शिक्षा का लिया मैंने। और आज वो रिजर्व बैंक में एक बहुत अच्छे मैनेजर के पद पे है। वो बच्चा बहुत बहुत गरीब है। तो वैसे वाह। से मैं सोचती हूँ कि 38 वर्ष की मेरी सेवा में मैंने हम्म। शायद बच्चों को शिक्षा हम्म। देकर मेरे बनाए हुए कई बच्चे पीसीएस हैं, आईएएस हैं, और हम्म। कई सरकारी सेवा में है, केंद्र सरकार में है, उत्तर प्रदेश सरकार में है। तो कभी गर्व होता है कि भगवान ने एक दायित्व दिया था, उस दायित्व हम्म। को मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया। ठीक 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 ठीक। रश्मि जी हमारे साथ हैं। रश्मि जी, रश्मि जी का मैं परिचय थोड़ा बता दूं। गौतम बुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारों की लड़ाई आप लड़ रही हैं। रश्मि जी, आपने क्या बचपन में कोई ऐसी सीख मिली जो आपको सामाजिक क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट बढ़ा, और आप घर भी देख रही हैं, नौकरी भी देख रही हैं, और समाज में भी काफी काम कर रही हैं? कहाँ से मिली ये प्रेरणा? जी जी जैसे कि डॉक्टर मंजू ने बताया कि परिवार बहुत बड़ा योगदान देता है, तो निसंदेह यहाँ पे भी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी। मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। जी। और मेरा पूरा परिवार, चाहे वो दादाजी का कहा जाए, वो कलेक्टर थे इलाहाबाद में। तो हम्म। पूरा ही परिवार वेल एजुकेटेड, और हमारे गांव में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार है और लोगों की मदद करने वाला परिवार है। हमारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आज की हम्म। डेट में, और कहीं ना कहीं हमारे परिवार का योगदान है, क्योंकि हमारे गांव में भी एक स्कूल है जिसमें बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करते हैं। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक प्रेरणा है। हम्म। मैं भी टीचर ही बनना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने बहुत फोर्स किया कि तुम रश्मि एजुकेशन की लाइन में रहो। बट हम पीएचडी करने आए थे यहाँ पर दिल्ली में, और आईटी में और कंप्यूटर साइंस वगैरह में मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो मैंने फिर यू टर्न लिया अपने करियर में। तो मैं आज 15 इयर्स हो गए मैं आईटी में हूँ और अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम कर रही हूँ। हम्म। लेकिन अब साथ ही साथ अगर मैं समाज सेवा की बात करूं, चूंकि पहले से ही बीज रोपित हो चुका था, क्योंकि पिताजी अपने जीवन काल में उन्होंने कई बच्चों को पढ़ाते थे, वो निशुल्क पढ़ाते थे। कई बच्चे रिक्शा चलाते थे, कई बार पापा बैठे होते थे, जा रहे होते थे रिक्शे से, कई बार तो कई बार उनके स्टूडेंट्स ही रिक्शा चला रहे होते। तो उन्होंने कहा, ये कैसा तुम एमएससी कर रहे हो और यहाँ पर रिक्शा चला रहे हो। पापा ने उसको फिर उसकी फीस जमा करनी शुरू करी। ऐसे करके घर में एक माहौल बनने लगा कि नहीं, हमें दूसरों की भी मदद करनी है। जब हम्म। मैं दिल्ली आई और हमने एक यहाँ पर एक घर बुक किया, हम्म। तो जिस वजह से हम बिल्डर बायर के इश्यूज में फंसे, आज 2010 की बात है, जहां हम्म। पर हम सभी के घर फंसे, और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हर लेवल पे प्रयास किया। लेकिन घर मिलने में दुविधा आई, और अभी भी 10-12 साल हो गए हैं, अब जाकर के उस पे कुछ कुछ काम होना शुरू हुआ है। लेकिन इस हम्म। दौरान जो संघर्ष रहा, वो संघर्ष पूरा लाइफ चेंजिंग हो गया। हम्म। रीजन ये कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट पे जाते थे काम करने देखने के लिए, तो वहाँ काम बंद रहता था। साथ ही साथ जो मजदूर थे वो भी काम कभी कर रहे होते थे, कभी काम नहीं कर रहे होते, तो उनके अंदर भी इनसिक्योरिटीज होती थी कि मैडम हम ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे घर के खर्चे भी नहीं चल पा रहे, बच्चों को कहाँ लेके जाएं, 2 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो वो उनके अंदर भी बहुत अफरा तफरी का माहौल रहता था। सिर्फ हम ही लोग सफर नहीं कर रहे थे, वो मजदूर भी सफर कर रहे थे। तो हम्म। उसको देखते हुए हमने एक आपको तो पता ही होगा कि हम एक स्कूल चलाते हैं ज्ञानशाला के नाम से, जिसमें हम्म। मजदूरों के बच्चे जो है निशुल्क पढ़ते हैं हमारे पास।
और हर वर्ष हम उसमें बच्चों का जो है फॉर्मल एजुकेशन में लेके जाते हैं। तो एक ये पार्ट है कि जिसको मैं रेगुलर अपने आजीवन जिस काम को मैं करूंगी, जिसमें मुझे सुकून मिलता है कि पिताजी अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं भी एक टीचर बनूं, तो मैं शायद उस राह पर निकल चुकी हूँ और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम करती हूँ, उनकी फीस भी भरती हूँ। दूसरी और बाकी हमारे जो सामाजिक कार्य हैं, जिसमें मैं कहूँ कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक अनियोजित कहते हैं कि सिटी बसाई गई, जिसमें जो लोग रहने वाले लोग आए उनको बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, सुरक्षा से रिलेटेड, चिकित्सा रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन अभी भी समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। आए दिन जाम की स्थिति, एक एक दो दो घंटे अगर कोई नोएडा से ग्रेटर नोएडा ट्रैवल कर रहा है तो वो बीच में एक मूर्ति पे ही जाम में फंस जाता है। ये सब नियोजित चीजें नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज तक सफर कर रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई, लिफ्ट में इतनी अमानवीय तरीके से लोग एक्सपायर हो रहे थे, 21वें फ्लोर से लिफ्ट फॉल हो गई। तो वो सारी चीजें हमारे संज्ञान में आने लगी। अब बाकी इश्यूज के साथ जब लोग रहने लगे तो उनसे उनसे रिलेटेड समस्याएं, तो धीरे धीरे जिम्मेदारियों का कहते हैं कि एक सिलसिला बढ़ता जा रहा है कि घर पे मिलने से लेके मिलने के बाद और उसके आगे जब भी शहर जितना नियोजित होता जाएगा, उसके हिसाब से समस्याएं बढ़ रही हैं और हम उनका निवारण करने के लिए हर एक लेवल, हर एक स्तर पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारी आवाज जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सुनते हैं और उस पर हमारा ऑफिस से रिप्लाई भी आता है कि जैसे अभी रिसेंटली एक ऐतिहासिक है कि उत्तर प्रदेश में जो है लिफ्ट एक्ट पास हो गया, जबकि काफी समय से इसकी मांग हो रही थी। तो उसके लिए प्रयास किए हमने और विनोद जी का बहुत बहुत उसमें योगदान रहा कि उन्होंने समय समय पर हमें गाइडेंस दी उन्होंने कि ऐसे हम करेंगे। और कई बार वो इस तरीके की परिचर्चा करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहे। तो मैं तो कहते हैं कि महिलाएं तभी करती हैं जब पुरुष उनके साथ खड़े होते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे पुरुषों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, चाहे वो मेरे घर में मेरे फादर हों, मेरे हस्बैंड हों, मेरे भाई हों, और विनोद जी जैसे और भी कई लोग रहे जिन्होंने स्तंभ बन के और हमको आगे बढ़ाया और एक सीढ़ी बने। तो मेरे लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है, नमन है। हाँ, मैं अब दोबारा आऊंगा थोड़ी देर के लिए बाद में, पर अभी शालू जी से बात करेंगे हम। शालू जी एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हैं जो हमें वहां जाते हैं तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसकी आंखों में आंसू ना आए। अपना घर में मैं गया हूँ कई बार, जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन भी मैं गया था, और बाद में भी एक दो बार मैं गया हूँ। लेकिन वहाँ के जो महिलाएं आती हैं, किस परिवार से आती हैं, कैसी कैसी घटनाएं उसमें हुई हैं, वो हमें बताएंगे सालू जी। लेकिन सालू जी ने अपने घर से निकलकर उन महिलाओं के लिए जो समय दिया है वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सालू जी के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। इसलिए मैं सालू जी से जानना चाहूंगा कि वो अपने घर में जो समय निकाला, परिवार ने भी साथ दिया, कैसे वो देखती हैं जब से वो अपना घर बना है, और अपना घर में जुड़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिली। और इस दौरान आपके पास ऐसे भी केस आए होंगे जिनको देखकर दिल दहल जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब आप उनको उनके घर पहुंचाने गए तो उनके घर के लोग रोए, आप भी रोए। जी सालू जी। सर, आपने तो पहले ही सवाल ही मुझे इमोशनल कर दिया। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये मुझे अपने सारे गुण हैं अपने दादाजी से मिले हैं। हम्म। शुरू में आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही हेलो सर, जी। है। हाँ, आ रही है आवाज, सर आ रही है। कहीं ना कहीं शुरू से हाँ। जी सर, बचपन से ही मेरी आदत थोड़ा मतलब इस टाइप में रही है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, पहले कोई भी रोड पे कोई कबूतर, कोई जानवर, कोई कुछ भी किसी भी स्थिति में मिलता था तो हम्म। बचपन से ही मैं उनको घर उठा के लेके आ जाती थी, चाहे उसमें वो सांस चल रही हो या नहीं हो। हम्म। कहीं ना कहीं ये शुरुआत में ही मेरे साथ हुआ है। हम्म। और इसके बाद शादी हो गई तो हम्म। हस्बैंड का भी काफी साथ रहा हम्म। इन सब इसमें आगे बढ़ने के लिए। फिर जी। मैंने अपना एक हैंडलूम का बिजनेस भी किया, हाँ। उसको भी काफी मैंने टाइम चलाया, बट मेरे कहीं ना कहीं मेरी इच्छा सेवा में ही लगी रहती थी, मेरा हम्म। ध्यान यहीं पे रहता था। और जी। एक बार मेरी ऐसे ही अपना घर आश्रम में एक मीटिंग हुई थी यहाँ हम्म। पे, तो मैंने हम्म। भरतपुर सबसे पहले इसको ज्वाइन किया था। वहां पे हम्म।
मैंने सबसे अच्छा जो पाया, इसका नाम अपना घर है। हम्म, अपना घर, अपना जी घर यानी कि जो हमारा अपना घर है, ये अपना घर है। और हाँ जो हाँ सुबह सबसे पहले उठ करके हम करते हैं प्रभु जी की सेवा, अपने हाँ भगवान की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, राम जी की सेवा, इनको हाँ। हमने प्रभु जी नाम दिया है। हम्म, तो जो ये सबसे अच्छा मुझे लगा, अपना घर में जाकर के प्रभु जी की सेवा करनी है आपको। जी जी जी। ये दिल में मेरे ऐसे बैठ गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछता भी है, शालू कहाँ जा रही हो, मैं अपना घर जा रही हूँ। वहां क्या हम्म करोगी जाके, प्रभु जी की सेवा करूंगी। मुझे अपने हम्म घर में भी यही करनी होती है, मैं वहां पे भी करूंगी। हम्म और बाकी केसेस ऐसे हैं कि हाँ, दिल दहला देने वाले। वैसे तो मैं आपसे जाने कितने किस्से ऐसे हुए होंगे हम्म, जिसको कि मैं बतला भी नहीं सकती। बहुत जी। किस्से ऐसे हैं, सुनाते सुनाते मेरी आंखों में ही आंसू आ जाएंगे। हम्म, हमें जो सबसे पहला केस मिला था, यहाँ एक सेक्टर 12 में था। जी। और किसी ने फोन करके हमें बुलाया कि एक कोई रोड पे पड़े हुए हैं, आप आ जाइए। हम्म वहां हम जाकर के देखते हैं कि उसके पूरे पैर में पूरा उन्होंने ड्रेसिंग किया हुआ था। हम्म उसको मैं उठा करके लेके आ गई। लोगों ने अपना मुंह बंद किया हुआ था उसको मतलब देख करके। काफी दूर लोग खड़े हुए थे। हम्म उसको खुद सहारा दे करके मैं अपना घर आश्रम में आई। हम्म और जैसे जैसे उसकी ड्रेसिंग खुली, हम्म मैं आपको बतला नहीं सकती वो सीन। मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगी, शायद मेरी जिंदगी का सबसे अ, बस हम्म, जैसे उसकी ड्रेसिंग खुली तो उसके पैरों में से कीड़ों की लाइन लगनी शुरू हो ओहो। गई। उसमें हम्म जाने एक थे, दो थे, हजार थे, 2000 थे। हम्म इस पे देखिए, हम तो उसको देख देख के रोए जा रहे थे, हमारी आंखों में बहुत आंसू थे। लेकिन वो मुझे सामने क्या कह रहा था, आप रो क्यों रहे हो, किसी को हम्म आपको चोट लगी है क्या, आप क्यों हम्म रो रहे हो, दीदी हम्म आपको क्या हो गया, हम्म मैडम इनको पानी पिलाना जरा। तो वो हम्म मुझे सामने सांत्वना दे रहा था, आप हम्म रोइए मत, मैं बिल्कुल हम्म ठीक हूँ। अगर हम्म आपको कुछ परेशानी है तो आप पानी पीजिए। उस हम्म टाइम मुझे महसूस हुआ, ओहो, इसका जो दर्द है वो एक सीमा को क्रॉस कर चुका है। हम्म इसके दर्द की कोई सीमा नहीं है। इस टाइम हम्म इसके पास रोने के आंसू नहीं है। और हम्म हम उसको देख नहीं पा रहे थे। उसके हम्म पूरे पैरों में काफी काफी गड्ढे हो गए थे, शरीर को खा लिया था। तो हम्म वहां से मुझे ऐसा लगा कि क्या ये भगवान कुछ कर सकती हूँ मैं, इतना नहीं क्या इतना समय इनके लिए कर सकती हूँ। हम्म वहां से मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली अपना घर आश्रम से जुड़ने की। हम्म, और अगर सर मैं समय देखूं कि जी। समय शायद सबके पास, शायद क्या, सच में ही सबके पास 24 घंटे होते हैं। हम्म लेकिन सर जब से मैं अपना घर आश्रम में जुड़ी हूँ, मेरे पास 24 घंटे नहीं है सर। जहां पे मैं काम को छोड़ करके जाती हूँ कि हम्म आकर के मैं यहाँ करूंगी, सर वो काम जाने के साथ ही अगर मुझे 2 घंटे लगते हैं तो 10 मिनट में मेरा काम हो जाता है। अगर हम्म मैंने यहाँ पे 40 मिनट दिए होते हैं तो सर 40 मिनट मेरे घर पे बच जाते हैं। पता नहीं ये हम्म चमत्कार कैसे होता है सर, कि एक हम्म काम जिसको करने में हम 1 घंटा लगाते हैं और 10 मिनट में मेरा काम घर का बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल हम्म समापन हो जाता है। मुझे समय का कभी ऐसा लगा ही नहीं। अभी भी मैं अपना घर आश्रम में बैठी हुई हूँ, हम्म क्योंकि हम्म मेडिकल कैंप यहाँ लगा है तो मेरा आना बहुत जरूरी था। हम्म और सर अगर मैं बात करूं, अपना घर की बातें तो खैर कभी खत्म ही नहीं होंगी छोड़ने हम्म की। कि उनको हम्म ठीक कैसे करके, हमारा मकसद क्या है हम्म, अपना घर चलाने का। जी। हम प्रभु जी को बहुत बुरी स्थिति में यहाँ लेके आते हैं, जैसा हम्म कि मैंने अभी आपको सुनाया था। हम्म इसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको कुछ टाइम उनको मेडिसिन दी जाती है। हम्म धीरे धीरे उनको ठीक उनका मतलब दिमाग पे जो भी कुछ कमी, जैसे कुछ भी होता होगा माइंड पे, वो मेडिसिन काम करने लगती है। हम्म, तो वो अपने घर का पता बताने लगते हैं। जी। उस घर का वहाँ के जो सरपंच हैं या कुछ है, उनके थ्रू पता लगाया जाता है क्या वो हम्म जो प्रभु जी बतला रहे हैं वो एड्रेस ठीक है। हम्म फिर उनके घर वालों से कांटेक्ट किया जाता है, हम्म वो लेने के लिए आते हैं। कुछ हम्म तो सीन ऐसे होते हैं सर, जो 10-10 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो हम्म अपने बच्चों को वो ना ढूंढ रहे होते हैं। हम्म, सर डेली उनके 2 घंटे ऐसे होते हैं कि कहीं हमारा बच्चा मिल जाए। फिर हाँ। अचानक उनके पास ये फोन जाता है कि आपका हम्म बेटा हमारे पास है। सर उनकी क्या हालत होगी, क्या कितनी खुशी उनको मिली होगी, सर मैं हम्म तो नहीं बतला सकती, मेरे पास तो उसके शब्द ही नहीं है। हम्म कुछ सर ऐसे भी हैं जिनको घर वालों ने ठुकरा दिया है। हम्म उसके भी सर बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, घर से लड़कियां निकल जाती हैं। इसके बाद सर
दरिंदगी तो हर जगह फैली ही हुई है, किसी न किसी हम्म, कारण से वो उनको नहीं लेके जाते हैं। कुछ हम्म, ऐसे होते हैं किस्मत के मारे हुए, बीमारियां उनको बहुत ज्यादा जकड़ लेती हैं, घर वाले मतलब इलाज नहीं करा पाते, वो किसी न किसी कारण से बाहर निकल जाते हैं, घर वाले उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उसको हम्म, अपना घर अपनाते हैं। हम्म, कुछ सर ठीक होकर के घर चले जाते हैं, कुछ हम्म, जो बहुत अच्छे हैं उनको अपना घर में इतना प्यार मिलता है, वो अपना घर जाना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं यही मेरा अपना घर है। हम्म। एक किस्सा आप जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि जब एक एडीएम का बेटा, तो एडीएम की बेटी आपके यहाँ आई थी, और वो शायद यूएस भी गई थी, और बहुत पढ़ी लिखी बच्ची, और जब यहाँ उस इस हालात में लाई गई, और जब ठीक होकर आप उनको उनके घर छोड़ने गए, तो कैसा अनुभव था? जी। सर उसका नाम शीतल था। हाँ। उसको हमने ही रेस्क्यू किया था सर। हम्म, उसकी शादी यूएस में हुई थी, काफी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करती थी, घर वाले से की तरफ से भी और इन लोग की तरफ से भी। हम्म, सर कहीं ना कहीं उसका माइंड कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा, वो घर हम्म, से भाग गई। घर हम्म, से भाग करके वो यहाँ आई तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हम्म। इसके बाद उसकी यहाँ आपके हाथ लग गया आपका उसमें, माइक बंद हो गया, माइक। पे हम लोगों हाँ, ने अपना हाँ। टाइम तो फादर भी उनको लेने को तैयार नहीं थे। हम्म, तो सर जैसे ही अ, हम उसको लेकर के गए अपनी हाँ। गाड़ी से, हम्म, उनके फादर और उनसे मतलब मिले। सर वो जो दृश्य था सिर्फ देखने वाला ही था, उसके लिए मैं बतला नहीं सकती सर। हम्म, मतलब मेरे सेवा साथी ही उस हम्म, दृश्य को देख करके बहुत परेशान हो गए। उसके फादर बहुत खुश थे कि सर इतने टाइम से इसकी मेडिसिन चली हुई थी, इतने टाइम से हम इसको सब कुछ दे रहे थे, सब प्रोवाइड कर पा रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। अपना घर आश्रम में सर हम्म, वो मतलब काफी ठीक हो गई और उसने अपना कैरियर, अपना लाइफ फिर से दोबारा उसने शुरू किया। हम्म, हमें वो सब करके बड़ी खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ हमने सर बहुतों की मदद नहीं, लेकिन कम से कम एक की तो मदद की सर। हमारी हम्म। कोशिश यही रहती है जितना हमसे हो सके। जी। इस समय एक और मैंने सुना है, मेरठ से दो बहनें आई हैं जो 80 साल से ऊपर की हैं, उनका किस्सा भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सर हर प्रभु जी की एक कहानी है। इस टाइम हम्म, हमारे पास 302 प्रभु जी हैं, हर जी, एक जी। की अपने में एक कहानी है सर। हम्म, अम्मा जी का ऐसा है कि दोनों प्रोफेसर हैं, वो जैन हम्म, हैं वो। हम्म, उससे और सर उन वो जब यहाँ से आई थी, हम लोगों को शायद एक ही महीना हुआ था अपना घर हम्म, आश्रम लिए हुए। हम्म, सर एक अम्मा की तो ऐसी हालत थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। हम्म, सर उनके पूरी बॉडी पे काफी निशान पड़े हुए थे, उनको काफी शायद पीटा गया था, मारा गया था या कुछ बांध करके रखा गया था। हम्म, सर बिल्कुल वो किसी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। हम्म, तो उनके दूसरे दिन बाद ही उनकी दूसरी बहन भी आ गई थी। हम्म, शायद उनके घर वाले ही छोड़ करके गए थे। हम्म, पहले उन्होंने एक बहन को छोड़ा, हम्म, फिर उन्होंने देखा कि एक बहन वापस नहीं आई है, अपना घर ने उसको अपना लिया है, फिर वो दूसरी को भी छोड़ करके चले गए। सर हम्म, पहले तो उनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बट हम्म, जैसे जैसे उनकी दवाइयां शुरू हुई, मेडिसिन उनको देना शुरू किया, हम्म, तो उनका जो सर याददाश्त है उनकी वापस आने लगी। हम्म, तो सर आज वो जिद करती हैं कि मुझे अपने घर जाना है। मेरे हम्म, 4 भाई हैं, हम्म, प्रोफेसर हूँ, वाकई प्रोफेसर है सर। बहुत हम्म, अच्छा वो बोलती हैं जब बोलती हैं तो, लेकिन हम्म, सर घर वाले लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है सर। हम्म। आज भी अपना घर आश्रम में वो हैं। अच्छा। तो ये जी बहुत सर। दर्दनाक किस्सा आपने सुना शालू जी से, और वाकई जो मानवता का जो सबसे बड़ा काम है वो है इंसान की सेवा, परोपकार। ईश्वर ने भी कहा, भगवान राम ने भी कहा है कि परोपकार जो सबसे बड़ा धर्म है, और आप उस धर्म को निभा रही हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप रुक रहिए क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का समय है, सबको दो दो मिनट का समय दूंगा। मंजू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो अब तक प्रयास हुए हैं, हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जो प्रयास हुए हैं, आपको क्या लगता है कि और क्या प्रयास होने चाहिए जो अभी जिसकी कमी हमें समाज में खलती है? महिला सशक्तिकरण पूरे चरम पर है सर। और हम्म, मुझे नहीं लगता है कि यदि यही क्रम रहा, यही तारतम्य रहा और यही प्रोग्रेस चलती रही, हम्म, तो फिर महिलाओं की सशक्तिकरण का कोई फुल स्टॉप नहीं है। वो आगे हम्म, बढ़ रही हैं,
और जो उनकी यात्रा थी, प्रोग्रेस की जो यात्रा थी, वो दिनों दिन बढ़ रही है। आज किसी भी फील्ड में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाएं किसी से कम नहीं है। और कम इसलिए नहीं है सर, क्योंकि पुरुषों का पूरा सहयोग मिलता है। मैं देखती हूँ कि मैं कई मीटिंग्स में जाती हूँ, कई कार्यशाला में जाती हूँ, कई संगोष्ठियों में जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो पुरुष समाज है वो कहीं भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए पुरुषों को, क्योंकि नारी को उत्तरोत्तर प्रगति की यात्रा पर ले जाने में पुरुष का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आगे बढ़ रही हैं, उनके महिलाओं को सशक्तिकरण जो मिल रहा है, वो पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे समाज की बात करें यदि, तो 1% वो अनपढ़ अशिक्षित परिवार को छोड़ दें, अदरवाइज जितना भी शिक्षित परिवार है, तो वहां पर नारी के सशक्तिकरण में पुरुष का पूरा सहयोग है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि नारी सशक्त नहीं है, और उसका कारण यही है कि पुरुषों का नारी को साथ मिला हुआ है। तो जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ कि नारियों की जो यात्रा है हर क्षेत्र में वो आगे है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। ये बहुत खुशी की बात है कि पुरुष का नारी के साथ बहुत बड़ा योगदान है। एक और लाइन आपसे पूछना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, आम आदमी अपने जी। बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो महंगी है, इसके बारे में? हाँ सर, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और शिक्षा बहुत महंगी भी हो गई है। आम आदमी के बजट से शिक्षा बहुत दूर है। लेकिन मैं एक राजकीय महाविद्यालय में रही हूँ सर, 38 वर्ष तक रही हूँ। जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि लोगों की थोड़ी सी मानसिकता चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो स्तर राजकीय महाविद्यालयों का या राजकीय जो प्राइमरी कॉलेजेस हैं या माध्यमिक कॉलेजेस हैं जो राजकीय हैं, उनका स्तर हर तरह से बहुत अच्छा है। आप देखिए कि यदि थोड़ा सा चेंज इसमें लाया जाए तो सभी लोगों को शिक्षा राजकीय गवर्नमेंट में ही दिलानी चाहिए। आप देखिए कि मेरे ही कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है सर, क्योंकि जो भी टीचर्स जो भी प्रोफेसर्स आते हैं वो लोक सेवा आयोग से आते हैं और उनकी जो एजुकेशन होती है सर, तो उनकी एजुकेशन एक मानक के तहत होती है और वो बहुत शिक्षित होते हैं। और उनकी नॉलेज भी अप्रत्याशित होती है सर, बहुत गंभीर होती है। तो जहां तक मेरा मानना है कि कितना भी व्यवसायीकरण हो जाए या कितना भी आम आदमी के बजट से शिक्षा दूर हो जाए, लेकिन यदि सभी लोग यदि राजकीय महाविद्यालय में या प्राइमरी कॉलेज स्कूल में या माध्यमिक कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाने लगे तो शायद शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक। शालू जी, अब आप एक लाइन में बताइए कि किस तरीके से, एक तो महिला सशक्तिकरण, दूसरा शिक्षा, क्योंकि आपके आसपास में देखते होंगे परिवारों को, महंगी शिक्षा किस तरीके से बच्चों की शिक्षा में बाधक है? शालू जी। सर, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वाकई महंगी शिक्षा उसके में बाधक तो है ही। देखिए सर, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत होशियार है, लेकिन उसके पास धन का अभाव है, तो सर वो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर मैं 62 में एक बार मैंने बच्चों को स्लिम एरिया में मैं गई थी, वहां मैंने बच्चों को शिक्षा दी 1 साल तक। तो मेरे साहब ने, गोयल साहब ने बोला कि शालू, तुम वहां पे जाती हो, 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ा करके आती हो, आपने क्या सिखाया उनको? ठीक बात। ये सवाल सर मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने कहा हाँ सच में भाई, मैंने उनको क्या पढ़ाया, एक बार आप जाकर देखना चाहेंगे? तो सर कुछ लोग यहाँ से अपने गए, एक एक बच्चे को करके बुलाया गया कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं मैम से, कि आपने क्या सीखा? सर एक बच्चे ने जो उठ करके जवाब दिया, सर हमसे पूछिए हमने क्या सीखा? सर जब हम काम करने के लिए जाते थे और हमसे बोला जाता था कि आप शाम के स्लिम एरिया में सर सुबह काम करते हैं, शाम को अपना पैसा ले अब जाते हमारे हैं।